आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं हमारे संवैधानिक अधिकार को समझने के लिए कि ये जो संवैधानिक अधिकार है, ये जो संविधान है, जो हमारे लिए मौलिक अधिकार दिया है, ये कैसा काम करता है, इसको हम लोग यहाँ समझने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम लोग इसके बारे में जब बढ़िया से समझेंगे तो फिर हम लोगों को ये लोकतंत्र में जीने के लिए मज़ा आएगा, और बढ़िया से नहीं समझेंगे तो ज़िंदगी झंड हो जाएगा। ज़िंदगी झंड हो गया बोलते हैं, आप लोग डायलॉग सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो देखिए कैसे ज़िंदगी झंड हो जाता है, आप लोग सुनिए इसको। सबसे पहले आप लोग मेरे को ये बताइए, जो बपौती संपत्ति होता है, जो पिता का संपत्ति होता है, उसका बंटवारा आप लोग कैसा करते हैं? संख्या के आधार पे करते हैं कि आर्थिक आधार पे करते हैं? कैसा बंटवारा करते हैं? उदाहरण के लिए, एक बाप का जो जायदाद है 10 एकड़ 20 एकड़, चलो 10 एकड़ क्यों बोले, 20 एकड़ बोलते हैं, 20 एकड़ ज़मीन है और दो भाई का बंटवारा है। दो भाइयों के बीच में बंटवारा होगा, दो भाई है तो एक भाई थोड़ा ज़्यादा पैसा वाला है, एक भाई थोड़ा कम पैसा वाला है। तो जो ज़मीन का बंटवारा है बराबर बराबर होगा कि वो कम पैसा वाला है, ज़्यादा पैसा वाला है, उसके आधार पे होगा? कैसे बंटवारा होता है आपके गांव में ज़मीन का? दोनों भाइयों में बराबर बंटवारा होगा कि जो ज़्यादा पैसा वाला है उसको कम ज़मीन दिया जाएगा, जो भाई गरीब है उसको ज़्यादा ज़मीन दिया जाएगा? ऐसा व्यवस्था है क्या आपके यहाँ? कैसा व्यवस्था है? बराबर का। लोकतंत्र में भी बंटवारा ऐसा ही है। तो जो लोकतंत्र में जो आरक्षण शब्द है, रिजर्वेशन शब्द है ना, तो रिजर्वेशन को कैसा बोला जाता है? ये हराम की कमाई को खाने वाले लोग हैं। आप लोग सुने कि नहीं सुने, है ना? रिजर्वेशन के वजह से देश पिछड़ रहा है। जैसे जो रिजर्वेशन है, संविधान में जो हिस्सेदारी है, एक पिताजी को जैसा हिस्सा मिलता है, एक पिताजी की जायदाद जैसे दो भाइयों में बंटता है, वैसे ही संविधान में मिला हुआ तमाम अधिकार जनसंख्या के आधार पर मिलना है। लेकिन ये जो देश आज वर्तमान में जो चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जो दिल्ली में कब्जा करके रखा हुआ है, और वो भी सही तरीके से कब्जा करके नहीं रखा है, नाजायज तरीके से कब्जा करके रखा है। संवैधानिक तरीके से कब्जा नहीं किया है, गैर संवैधानिक तरीके से कब्जा करके रखा है। और वे लोग संविधान में मिला हुआ अधिकार को आपके साथ में छल कपट से दे रहे हैं। तो हिस्सा को पहले समझिए, हिस्सा कैसे मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। तो ये लोग कैसा किया, इन्होंने बोला कि ये जो आरक्षण है, आरक्षण बहुत बड़ा बीमारी है, आरक्षण के वजह से देश का सत्यानाश हो जा रहा है साहब। तो साथियों, ये जो लोग हैं प्रचार आपके विरोध में करते हैं, सही चीज को भी विरोध में प्रचार करते हैं। तो आप लोगों को अंदर से लगता होगा कि वाकई में ये जो रिजर्वेशन है, ये जो आरक्षण है, ये वाकई में दिक्कत का चीज़ है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता के जा रहा हूँ, ये जो आरक्षण है, ये जो रिजर्वेशन है, ये नेतृत्व है, ये नेतृत्व है, ये नेतृत्व का काम है। आज देखिए ये लोग कैसे आप लोगों के सामने कर रहे हैं। इन्होंने एक कानून बनाया, दिल्ली के सांसद में कानून बनाया, और उस कानून का नाम है EWS। इसका मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है उसको स्पेशल अभियान के साथ भर्ती किया जाए, उसको नौकरी दिया जाए। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उस इंसान को। अब देखो, वो जो दिल्ली के सांसद में बैठा हुआ है कैसे गूढ़ा गणित और घोटाला कर रहा है, उसको बढ़िया समझो। जो 2.5 लाख से नीचे पैसा कमाता है वो इनकम टैक्स नहीं भरता है, इनकम टैक्स पैसा नहीं भरता है। जो 2.5 लाख से ऊपर कमाता है वो भरता है। और ये जो विदेशी ब्राह्मण हैं, DNA के आधार पे इन्होंने क्या किया, जो 8 लाख उनका जो आदमी लोग कमाता है, किनका आदमी लोग? सिर्फ ब्राह्मण की, विदेशी ब्राह्मण, उन लोगों के लिए जो गरीबी रेखा का क्राइटेरिया 8 लाख है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमारे लोगों के लिए क्राइटेरिया कितना है? 2.5 लाख का है, उनके लिए
तो उनको जो 8 लाख कमा रहा है उसको वीकर सेक्शन का बोल रहा है, कमजोर श्रेणी में आ रहा है आर्थिक रूप से, तो उसको भर्ती दिया जा रहा है 10% नौकरी। तो साथियों, ये जो संविधान जो लागू है देश में ना, इसका ये लोग कैसे बंटाधार कर रहे हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं समझोगे ना तो आप लड़ाई लड़ने की इच्छा नहीं होगा। मैं लड़ाई लड़ने के लिए संवैधानिक तरीके से मैं प्रेरित करने आया हूं, ताकि आप लोग जब भी संविधान के संदर्भ में लड़ाई हो तो आप लोगों का जो नंबर है ना अगले नंबर पे होना चाहिए, है ना, अगले नंबर पे होना चाहिए। एक बार की बात है, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं धर्मोक्का साहब बलरामपुर से, तो हमारे तरह कार्यकर्ता हैं भारत मुक्ति मोर्चा के, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। अब वो काम करने गए और ऐसे जो जैसे चोंगा लगा हुआ है ना, ऐसे चोंगा लगा हुआ है, उसके बाद में फिर उसमें अनाउंसमेंट चल रहा है और वो अनाउंसमेंट है, संविधान के सम्मान में भारत मुक्ति मोर्चा मैदान में अपने संविधान की हक और अधिकार की बातों को सुनने के लिए बलरामपुर चलो, बलरामपुर चलो, ऐसा ना। तो एक बुजुर्ग आदमी सुनता है और एक्का साहब के पास में जाता है और बोलता है, नैना मैं तो गोड़ा धान सुन रहे, सफरी धान सुन रहे, ये संविधान ये का धान ही कैसा। हमारा आदमी ना अब साला वो गोड़ा धान और इधर सफरी धान में उतर गया वो आदमी। तो आज 1950 में संविधान लागू हुआ है, ये आपका 2024 चल रहा है, 74 साल हो गया। तो हमारे लोगों की स्थिति ऐसा है कि भाई संविधान वो धान है जिससे देश चलता है, वो गोड़ा धान और सफरी धान वाला धान नहीं है। तो ऐसे ही संविधान के अंदर में जो अधिकार मिला हुआ है, ये अधिकार बपौती संपत्ति की तरह हमको जानना है। बपौती संपत्ति की तरह दो भाइयों को अगर बराबर बंटवारा नहीं होता है तो लड़ाई हो जाता है ना, तीरी मीरी हो जाता है, गाली गलौच हो जाता है, धक्का मुक्की हो जाता है, मारा मारी हो जाता है, और हमने तो यहां तक देखा है मेरे दोस्त लोग, मर्डर तक हो जाता है हिस्सा बराबर नहीं मिलने की वजह से। तो यहां पे जो बैठे समस्त हमारे जितने भी साथी हैं, हिस्सा के लिए हम लोगों को कितना जागरूक होना है। हम लोगों को जैसे बपौती हिस्सा जैसे बंटता है ना, तो हम लोग उस बपौती हिस्सा को पाने के लिए जितने जागरूक हैं, उतना ही जागरूक हमको संविधान की बंटवारा में, संविधान में जो हिस्सेदारी है उस बंटवारा में भी हमको अलर्ट होना है। और ये शिक्षा कहाँ से मिलेगा? ये शिक्षा ऐसे वैसे जगह पे नहीं मिलेगा। यही वो सबसे बेशकीमती चीज़ है लकड़ा साहब, ये सबसे कीमती चीज़ है, सबसे बेशकीमती चीज़ है। इसी को आप तमाम लोगों से छुपाने का काम किया गया है। और भारत मुक्ति मोर्चा की सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? आपके समाज के दुश्मन जिसको छुपा के रखते हैं, ऐसे सभा लगा के उसी को खोल खोल के बताता है। सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? तो यही है हिस्सा। एक बाप के संपत्ति के बंटवारे के समय में दो भाई लोग जैसे चौकन्ना रहते हैं ना, कि उसके तरफ 1 इंच जमीन ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आधा एकड़ जमीन तो बहुत बड़ी बात है, 1 इंच जमीन ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इतना ही आप लोगों को अलर्ट होना है मेरी माता जी, इतना ही अलर्ट आप लोगों को जाना चाहिए कि आपके हिस्से की जो नौकरी है, आपके हिस्से की जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, 1% भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अरे 1% तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैं, 1 सीट भी उधर उधर नहीं होना चाहिए। ये संविधान के अंदर में ये बातें हैं। आदिवासी लोगों को 7.5% की हिस्सेदारी मिलना है, मिलना चाहिए, लेके रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात है अनुसूचित जनजाति, हमारे एससी के भाई लोग, उनकी 18.5% की हिस्सेदारी है। मैं तमाम हमारे सोशल मीडिया में देखने वाले मेरे एससी भाइयों को कहना चाहूँगा, आप भारत देश के जिस भी कोने में हैं, आपको भारत मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करना है, क्योंकि संगठित शक्ति से आप लड़ाई लड़ेंगे तो आप लड़ाई को जीत पाएंगे। और अकेले अकेले आप लड़ेंगे और अन्य जगहों पे लड़ाई लड़ेंगे तो आपको सिस्टम ही नहीं पता, तो लड़ोगे कैसे? सिस्टम पता नहीं रहेगा तो लड़ नहीं पाएंगे। इसी तरह पे हमारे जो ओबीसी के जो भाई लोग हैं, जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं, तमाम हमारे 52% ओबीसी भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप भारत मुक्ति मोर्चा में, आप देश के किसी भी राज्य से हो, किसी भी जिला से हो, किसी भी ब्लॉक से हो, आपको भारत मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करना है और अपने हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है। और यही लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। ये जो विदेशी ब्राह्मण है, ये बड़े स्मार्ट तरीके से आप तमाम लोगों को धर्म की लड़ाई में उलझा दिया। लड़ाई किसका लड़ना है? हिस्सा की लड़ाई लड़ना है, पैसा की लड़ाई लड़ना है, नौकरी की लड़ाई लड़ना है,
समाज में किस चीज़ की लड़ाई लड़ा जा रहा है? धर्म की। तो ये जो दुश्मन लोग हैं, जो आपके दुश्मन हैं, ये लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप लोगों को अलग जगह पे लड़वा रहा है। अच्छा बताओ, धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ने से आप लोगों को नौकरी मिलता है क्या? धर्म के नाम पे तू मैं होने से पैसा मिलता है क्या? नहीं। तो कुछ मिलता ही नहीं तो साला हम लोगों को क्यों लड़ना? लेकिन अगर नौकरी के लिए लड़ाई लगेंगे, जो अभी आदिवासियों को 4%, 4.5% मिल रहा है, और अगर लड़ाई लड़ने से 3.5% अतिरिक्त मिलेगा तो फायदा होगा कि नहीं होगा? इसीलिए साथियों, जो हमारे रिमिश भाई ने एक बात बोला था कि किसी भी बात को सुनने के बाद उसको तर्क करना जरूरी है। ये गौतम बुद्ध का सिद्धांत है। गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं कि किसी भी बात को इसलिए नहीं मानना है क्योंकि प्रभावशाली आदमी बोला है, किसी भी बात को इसलिए नहीं मानना है कि किताब में लिखा है, किसी भी बात को इसलिए नहीं मानना है कि वो चलन में है। किसी भी बात को तब मानना जब आप उस बात को सुनने के बाद में उसको अपने बुद्धि में खरा उतारोगे। जब खरा उतरेगा तो मानना है, खरा नहीं उतरेगा तो नहीं मानना है। ये सिद्धांत को आप लोग आज पकड़ के जाइए ताकि भविष्य में आपको दोबारा धोखा ना हो। तो साथियों, ये हिस्सेदारी की लड़ाई आज भारत में बड़ी जोर शोर से चल रहा है। आप लोगों को दिख नहीं रहा है। आप लोगों को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई दिख रहा होगा, आप लोगों को हिंदू ईसाई की लड़ाई दिख रहा होगा। अरे वो तो फर्जी लड़ाई है। असली जो लड़ाई है वो संविधान की लड़ाई है। संविधान के अंदर में मिला हुआ जो हिस्सेदारी है उसका लड़ाई है, जिसको आपको छुपा के रखा गया है। और असली मलाई यहीं पे है। और इस मलाई के बारे में बढ़िया से जानने के लिए जब जब आप लोगों को मौका मिलेगा, आज जैसे हमारे जो बहुत सारे मित्र बंधु लोग बताए ना कि भारत मुक्ति मोर्चा की सभा होने वाला है। आप सोचो, अगर भारत मुक्ति मोर्चा के इस सभा में 20-25 गांव से अगर 10-20 हज़ार लोग इकट्ठा हुए होते तो पूरा फायदा होता कि नहीं होता? जो लड़ाई हम लोग 1 साल के बाद में जीतेंगे, उस लड़ाई को 1 सप्ताह में जीत जाते कि नहीं जीत जाते? इसलिए आप तमाम बैठे हुए लोगों की जवाबदारी और जिम्मेदारी है कि अगली बार जब भी भारत मुक्ति मोर्चा का जो सभा होगा, सब काम बुता को छोड़ छाड़ के इधर आना है। और यहां पे जो आपको मिलेगा वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला है। क्योंकि संविधान के अंदर में बाबा साहब अंबेडकर ने आपके लिए बहुत सारा अधिकार लिखा, बहुत सारा मौलिक अधिकार लिखा, बहुत सारा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया। लेकिन हमारे लोगों को नहीं पता होने के वजह से समझ में नहीं आ रहा कि लड़ाई कहाँ से शुरू करें। मेरी जो पढ़ाई है वो एमए की पढ़ाई हुई है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट से हमने पढ़ाई किया है। और कॉलेज ख़त्म कर जाने के बाद में भी ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा था। मैं मेरे भाषण के दरमियान में मैं अक्सर बोलता हूं कि मेरे एमए की पढ़ाई एक साइड की और भारत मुक्ति मोर्चा का जो प्रशिक्षण है, भारत मुक्ति मोर्चा में जो मेरी पढ़ाई चल रही है, इस 9 साल की जो पढ़ाई है वो एक साइड में, और 9 साल की जो पढ़ाई है भारत मुक्ति मोर्चा का वो मेरे एमए की पढ़ाई के ऊपर भारी पड़ रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल का पढ़ाई को छोड़ छाड़ के इधर ही कूद जाओ। मेरा बोलने का मतलब ये है कि स्कूल की पढ़ाई भी ज़रूर करो, लेकिन साथ साथ में इधर की पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो असली मलाई वाली जो चीज़ संविधान के अंदर में लिखा हुआ है उसको दूसरा जगह पे खुलासा नहीं कर रहा। अभी आदिवासियों के बीच में यहाँ पे हूँ मैं, आदिवासियों को विशेष अधिकार मिला हुआ है। और ये जो विशेष अधिकार आपको राजा बनने का अधिकार है, और राजा आप यहाँ पे कानून बनाने में, उसका अमल करवाने में, उस कानून से न्याय दिलाने में, और मीडिया का चारों आधार स्तंभ पे आप आदिवासियों का कब्जा हो सकता है। नहीं जानने के वजह से आपका पर डे 18 लाख रुपया का नुकसान हो रहा है। मैं आपको जानना चाहूँगा बहन, आपका रोज़ दिन 18 लाख रुपया का नुकसान हो रहा है, आपको जानकारी है? चलो तब 18 लाख रुपये की भरपाई करके चला जाता हूँ। आप लोग आए हैं सुनने के लिए। तो ये जो जशपुर जिला के अंदर में जो 7, 8, 9 लगभग के जो शहर हैं जहाँ पे कारोबार होता है, इस कारोबार में लगभग एक दिन का जो टर्नओवर होता है, डीजल, पेट्रोल, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, गाड़ी घोड़ा, तमाम चीज़ों का टर्नओवर अगर जोड़ा जाए ना लकड़ा साहब, तो 1 करोड़ लगभग एक दिन का टर्नओवर होता है। जशपुर से लेके पत्थलगांव, बागबाहर से लेके सन्ना, ये तमाम अगर चौतरफा इलाका का बाजार को अगर देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ का, एक अनुमानित लगभग आंकड़ा है, 1 करोड़ लगभग का टर्नओवर पर डे का होता है। और आदिवासी 5वीं अनुसूची में मालिक होता है और कारोबार कराने में उसका अहम योगदान है। तो अभी जैसे आप लोग देखते हैं कि हर सामान के ऊपर में 18% की
जीएसटी लगता है 18% का, तो 1 करोड़ का जीएसटी कितना हो जाएगा? 18 लाख। जो आदिवासी को आज मिल सकता है 18 लाख रुपया, उसी पैसा को आपको 5वीं अनुसूची ना देके दिल्ली के केंद्र सरकार लेके जा रही है आपका 18 लाख रुपया को। और अगर इसको 18 लाख इंटू अगर आप इसको 30 दिन कर देते हैं तो ये 5 करोड़ से ऊपर का 1 महीना की धनराशि होता है। तो आपका 5 करोड़ रुपया हर महीना भारतीय जनता पार्टी लेके चला जा रहा है। अगर आप लोगों को पता होता कि ये मेरे बपौती संपत्ति की तरह मेरा अधिकार है, तो आप लड़ाई लड़ने के लिए उतरते कि नहीं उतरते? संविधान को लागू हुए 74 साल हो गए। 74 साल में हमारे आदिवासियों को समझ में नहीं आया, तो लड़ाई कहां से लड़ेगा? इसलिए पूरे हमारे जितने भी जो जशपुर जिला के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, पूरे भारत के लोग जहां कहीं से भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम साथियों से अपील है, भारत मुक्ति मोर्चा जन आंदोलन की तैयारी कर रहा है। जन आंदोलन मतलब कि जो आपका कब्जा करके रखा हुआ है शासन को, सत्ता को, और आपकी नौकरी को, आपका पैसा को, आपका हक अधिकार को, आपका सम्मान को, आपका स्वाभिमान को, उन तमाम चीज़ों को आपको देने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा वचनबद्ध है और आप लोगों की साथ और सहयोग की अपील कर रहा है। मैं जानना चाहूंगा, इस लड़ाई में साथ सहयोग देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो साथियों, लड़ाई लड़ने से पहले प्रशिक्षित सेनापति का और प्रशिक्षित सैनिक का होना बहुत जरूरी है। जिसको लड़ना नहीं आता और सारा लड़ाई के मैदान में चला जाएगा तो फिर एडिंग बडिंग होगा कि नहीं होगा? तो हम लोगों को सीखना है, और सीखने के लिए बहुत ज़्यादा होशियार होने की ज़रूरत नहीं है। सीखने के लिए इस टाइप का सभा में आने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है। अभी जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग कुणुख बोली जानते हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप कुणुख बोली को सीखने के लिए एमए की पढ़ाई किए हैं कि नहीं किए हैं? वो तो सुनते सुनते सीख गए। वैसे ही ये जो संविधान के अंदर में जो अधिकार है, हमारे समाज का दोस्त कौन है, हमारे समाज का दुश्मन कौन है, इन तमाम बातों को सुनते सुनते हम लोग सीख जाएंगे। कैसे लड़ाई लड़ना है संविधान के दायरे में, हम लोगों को संगति करते करते समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसान है। जैसे कुणुख बोली को बोलने के लिए किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, गली में सुनते बोलते वो एकदम एक्सपर्ट हो जाता है। वैसे ही संविधान की जो लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा नहीं यार, रूपनारायण का तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, एमए पढ़ा है भाई, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से पढ़ा हुआ है, होशियार आदमी है। अरे उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग एमए पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग बीए पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग हाई स्कूल पढ़ा होगा, लेकिन 5वीं अनुसूची का इंटरप्रिटेशन मैंने जैसे बताया, ऐसा किताब में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। अब किताब में नहीं है, सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, तो आदमी कहाँ से जानेगा? तो बहुत सारी बातें आपसे छुपाई गई है भारत देश के अंदर में, और इसी को वामन मेश्राम साहब बोलते हैं कि जिस चीज़ को उन लोग हाइड करता मतलब छुपाता है, उसी चीज़ को हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के लोग, वामन मेश्राम लोग, प्रदेश के पदाधिकारी लोग उस चीज़ छुपाया हुआ चीज़ को जो हाइड है उसको हाईलाइट करते हैं। जो छुपाया गया है उसी को उजागर करने का काम करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर एक चीज़ कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास दिला दो, उन लोग खुद ब खुद अपनी गुलामी की जंजीर तोड़ देगा। आपको एहसास दिलाना है। इस बात को सुनने के बाद में आपको अपने गांव में जाना है और सभी लोगों को बताना है जो मैंने बात बताया, उनको एहसास दिलाओ। आपको मेहनत करके उनके पैर की जंजीर को, उनके हाथों की जंजीर को, उनके दिमाग में जो जंजीर लगा है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब बता दो, उसको बता दो, खुद ब खुद वो अपनी गुलामी की जंजीर को तोड़ देगा। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आया, आपकी जो गुलामी की जंजीर है मैं तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एहसास दिला रहा हूँ। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मैं जो बात आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बात आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है। और आप लोग खुद ब खुद 1-2 दिन में आप इसको तोड़ने वाले हैं। इतनी बात सुनने के बाद में आप लोगों को क्या लगता है, 2024 का जो अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, क्या आप कांग्रेस और भाजपा को वोट देंगे? जो आपका पैसा आपसे छीन रहा है, जो आपका नौकरी छीन रहा है, जो आपका 5वीं अनुसूची छीन रहा है, ऐसी पार्टी को वोट देना पसंद करोगे क्या आप लोग? ऐसा पार्टी को वोट देना पसंद करोगे क्या आप लोग?
अरे कोई नहीं देगा। ये देखिए 5-10 मिनट के भाषण में पूरा क्लियर हो गया। अब सोचो अगर दिन भर भाषण होगा तो क्या होगा, गर्दन ही मच जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ यार, जब भी भारत मुक्ति मोर्चा का मीटिंग होगा ना, लाखों करोड़ों की संख्या में आइए। आज़ाद होना है तो हमारे जितने भी भाई लोग जो बोल रहे हैं ना कि पता नहीं यार ये लड़ाई जीतेंगे नहीं जीते, अरे संख्या कह रही है, वोटें दे तो उतने में हो जाएगा। आप लोगों को लग रहा है कि ईवीएम मशीन अभी आ गया है, वो तो वोट चोरी करता है। मेश्राम साहब बोले हैं कुछ नहीं करना है, वोट देने जैसा होना है, उठा के पटक देना है। अब ईवीएम मशीन भी नहीं रहेगा तो वोट कहाँ से चुराओगे। और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ईवीएम को उठा के पटक ही दोगे, ऐसा लग रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई, पटकोगे कि नहीं पटकोगे? और बहन आप और माता जी आप, खेल खत्म, संविधान का राज आ जाएगा, भरोसा रखिए। क्योंकि ये जो लोग हैं, केंद्र सरकार के जो सत्ता है, जो सांसद है, उसमें कब्जा करके लोग आपके विरोध में कानून बना रहा है, आपके विरोध में कानून का इंप्लीमेंटेशन कर रहा है। यही सबसे बड़ा समस्या है। समाधान क्या है? जो समस्या पैदा कर रहा है दिल्ली में, उसको उठा के कहां फेंकना है? मैं तो बताया भी नहीं हूं तो कैसे जवाब दोगे ना। उन लोगों को यूरेशिया में फेंकना है। कहां फेंकना है? यूरेशिया कहां पे है? काला सागर के पास में है ना, उधर फेंकना है उनको। आप भारत के मूल निवासी हैं, SC ST OBC भारत का मूल निवासी है, शासक आपको बनना है। और इस मुलाकात में मैं आप लोगों को शासक बनने का एहसास दिला रहा हूं। आप लोग छोटा मोटा नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप लोग भारत देश के शासक बनने के लिए पैदा हुए हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं राजी कैसे चला सकती हूं, ऐसा मत सोचिए माता जी। ये बकरी चराने से ज़्यादा आसान है। अगर किसी शहर की सेठानी को बकरी चराने अगर बोल दिया जाए तो सेठानी सकेगी क्या? वो मघा को साला पीला पीला देख के दौड़ना शुरू करेगा ना, तो उसके मोटापा खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जो सेठानी बकरी नहीं चरा सकती है, वो साला दिल्ली में बैठ के शासन चला रही है, तो हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो औरतें हैं, वो राजी चलाने नहीं सकेगी क्या? अरे जो अपने सिर्फ 1-1 क्विंटल का धान को ढो दे रही है, बकरी को चराने सक दे रही है, गोबर फेंकने सक दे रही है, वो राजी चलाने नहीं सकेगी क्या? इसीलिए मैं माताओं को विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप लोग मीटिंग में आइए। मीटिंग में आएंगे ना तो ताकत बढ़ेगा। और 5-5 करोड़ का जो संपत्ति बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग यहाँ पे 58-54 में एकदम से भुलाए बैठे हुए हैं ना। 58-54 में मत भुलाइए। संविधान में इतना अधिकार आपको दिया है कि अगर 5 करोड़ रुपया को अगर यहाँ पे जमा कर दें, यहाँ पे कुधा दें, और तमाम महिलाओं को अगर गिनने के लिए यहाँ पे रख दें, तो 5 करोड़ रुपया को गिनते गिनते आपका उंगली थोड़ा थोड़ा खिहाना शुरू हो जाएगा, लेकिन 5 करोड़ रुपया ख़त्म नहीं होगा। इसलिए संविधान की बात को, अधिकार की बात को समझना और सुनना बहुत ज़रूरी है ना। और संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे तभी हम लोग जीत पाएंगे। और एकदम से अठरम चटरम टाइप का लड़ाई लड़ेंगे ना तो उठा पटा के जेल में भितार देंगे। इसीलिए हम लोगों को सीख समझ के लड़ाई लड़ना है। और उसकी जो अगुवाई है भारत मुक्ति मोर्चा बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। माननीय वामन मेश्राम साहब बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो मैं वामन मेश्राम साहब के लिए आप लोगों के ओर से एक बार जोरदार तालियों की अपील करूंगा। थोड़ा ठुकिए तो बढ़िया से, क्योंकि मैं उन्हीं से सीख रहा हूं। आप लोग भी उन्हीं से सीखिए। और व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है वो शुरू हो चुका है। इस लड़ाई में एकदम से हिस्सेदार बनिए। हिस्सेदार बनेंगे तो बहुत सारा चीज़ मिलेगा। और आप लोग बढ़िया होशियारी के साथ में लड़ाई को लड़ेंगे और सत्ता को हथियाएंगे। और जो आपको शोषण कर रहा है, जो आपके साथ में अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, आपका नौकरी छीन रहा है, आपका पैसा छीन रहा है, आपको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वा रहा है, आपको हिंदू ईसाई की लड़ाई लड़वा रहा है, ऐसे आतंकवादियों को दिल्ली के गद्दी से उठा के फेंकना है। कहाँ पे फेंकना है साहब? उधरेज फेंकना है, उधरेज फेंकना है। और ईवीएम से वोट का घोटाला करता है। वैसे हम लोग ईवीएम के ऊपर 90% की लड़ाई जीत चुके हैं। और तब भी अगर वो थेथड़ा लोग नहीं मानेगा, घुसना है, देने टाइप का होना है और देने टाइप का होना है। और क्या करना है? उठा के पटकना है। कैसे पटकना है? घुसना है, वोट देने जैसा होना है, उठा के पटक देना है। हाँ तो पटक देंगे। हाँ मैं सुना हूँ। हाँ पटक देंगे तो हमें थाना पुलिस हो जाएगा और फिर अंदर कर देंगे तो कौन हमें निकालेगा, ऐसा करके मैं सुना हूँ। 15 लाख पोलिंग बूथ की तैयारी चल रही है। 1 लाख 2 लाख थोड़े ना,
और जब बहुत सारे आदमी लोग मिलके किसी काम को करते हो तो अपराध नहीं होता है, वो जन आंदोलन होता है। और जो आंदोलन करता होता है उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है ना। जो जन आंदोलन का सहभागी किसी भी समय हुआ है उसको विशेष लाभ का दर्जा मिलता है। इसलिए जेल फेल तो होने का रहा नहीं, क्योंकि पूरा भारत मुक्ति मोर्चा पूरे 15 लाख पोलिंग बूथ पे तैयारी कर रहा है। ऐसा थोड़े ना कि यहीं पे कर रहा है। ऐसे जो मीटिंग है अभी 1-2 लाख पॉइंट पे तो अभी मीटिंग हो रहा है। हम लोग जैसा भी मीटिंग कर रहे हैं ये ऑर्गेनाइज वे में मीटिंग हो रहा है, संगठित शक्ति के साथ मीटिंग हो रहा है, हर जगह हो रहा है। अब पोलिंग बूथ की कमेटी बन रही है, मिनिमम 20 कमेटी और मैक्सिमम 40 कमेटी, तो इतना लोगों की कमेटी बन रही है। अगर चुनाव आयोग डर के मारे और केंद्र सरकार डर के मारे ईवीएम से ना चुनाव करा के बैलेट से कराती है तो ये जो पोलिंग बूथ की कमेटी बन रही है चुनाव जीतने में इस्तेमाल करेंगे, है ना। और अगर थेथड़ बुद्धि से ईवीएम मशीन को इस्तेमाल करेंगे तो फोड़ने का काम करेंगे। दोनों तरफ से फायदा ही फायदा, कोई नुकसान थोड़े ना है। इसीलिए हम लोगों को काम करना है और बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। और हमारे लोग मेहनत कश इंसान लोग हैं, हमारे लोग हिम्मतवर लोग हैं, हमारे जो पुरखे लोग हैं। अभी तो हम लोग थोड़ा सा ये शहरनुमा जगह में रह रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को आपकी ताकत का एहसास दिलाने के बाद में अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। जब हमारे पुरखे लोगों के पास में ऐसा बिल्डिंग नहीं हुआ करते थे और ये जो भारत देश है जो ग्रामीण इलाका इतना मॉडर्नाइज नहीं हुआ था, उस दरमियान में हमारे जो पुरखे लोग जंगल में अपने परिवार को लेकर अपने समुदाय लोगों को लेकर रहते थे। और उस दरमियान में जब घनी आबादी की जंगल होती थी तो उस दरमियान में जंगली जानवर हमारे लोगों के ऊपर आक्रमण करता था। हमारे पुरखे लोग इतना सूरवीर थे, इतने ताकतवर थे कि अपने समुदाय और अपने लोगों को बचाने के लिए वो शेर से भिड़ जाते थे। हमारे लोग शेर को उठा के पटक देते थे। आप लोगों को क्या लग रहा है 100-150 साल पहले ये जो जगह पे हम लोग जब खड़े हैं यहाँ पे बिल्डिंग था कि जंगल था? और जंगल में शेर ही तो होगा, बिल्डिंग थोड़े ना होगा। अरे हमारा पुरखा लोग उसको उठा के पटक दिया है, भालू को उठा के पटक दिया है। तो हमारे पुरखा लोग सूरवीर हैं भैया। ये जो कांग्रेस और भाजपा के जो विदेशी ब्राह्मण है इन लोग का, इनका जो अगुआ है सदाशिवराव गोलवलकर, वो एक किताब लिखा, उस किताब का क्या नाम है साहब? बंच ऑफ थॉट किताब में लिखा है, अपने ब्राह्मण समुदाय के लिए लिखा है, आदिवासियों से झगड़ा मत लगना, उठा के पटक देगा। आदिवासियों को क्या कर सकते हो? इनको दारू पिला के बुड़बक बना सकते हो। अरे किताब में लिखा है भाई। आप सोचो, मैं एकदम से अभी मैं दारू वारू नहीं पीता हूँ, हिस्पुस लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ? कोई आदमी मेरे से भिड़ेगा तो उठा के नहीं फेंक दूंगा उसको। तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो पुरखे लोग ना वो इतने सूरवीर थे कि अपने समुदाय को शेर से, भालू से, खतरनाक जंगली जानवर से बचा के आप लोगों को जिंदा रखा इधर। आप उसके गवाह हैं भाई, आप लोग उसके सबूत हैं। तो उन लोगों को पता है कि इनसे लड़ नहीं सकते आमने सामने की लड़ाई। इसलिए कांग्रेस और भाजपा इन आदिवासियों को, मूल निवासियों को, एससी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को, एसटी के लोगों को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस और भाजपा कोई भी सरकार में आता है, जसपुर में बांकी नाला के पास दारू बेचता है। आप देखेंगे नहीं देखें? कमजोर करने के लिए। आप लोग कमजोर नहीं है, आज से दारू पीना बंद, सब कोई ताकतवर हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके की बातें हैं। इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए एकदम से तैयार हो जाइए और इस लड़ाई को हम लोगों को हर हाल में जीतना है। हम लोग जीतने वाले लोग हैं, हारने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए पूरे लोगों को संगठित करो। आज यहाँ पे आप लोग 100-200 की संख्या में आए हुए हैं, आप लोग इस बात को सुन रहे हैं। गांव पे जाइए, हजारों लोगों को बताइए, और वो हजारों लोगों को जब आप बताएंगे तो आप उनको बोलिएगा कि आप इस बात को सुनने के बाद में चुपचाप अपने जगह पे मत रहिएगा, आप इसको लाखों लोगों को बताने का काम कीजिएगा। और वो लाखों लोगों को बोलिएगा कि इसको करोड़ों लोगों को बताना है। और 2019 में जो केंद्र सरकार है साहब सिर्फ 11 करोड़ वोट से बना है, और हम लोग 50 करोड़ लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, 50 करोड़ लोगों को तैयार कर रहे हैं। 50 करोड़ लोग एक तरफा हो जाएगा तो सरकार किसका बनेगा? आप लोगों का बनेगा। आप लोग अपना सरकार बनाने के लिए तैयार हैं ना? आप लोग खुद का सरकार बनाने के लिए तैयार हैं ना? भारत मुक्ति मोर्चा के साथ में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ईवीएम को उठा के पटकने के लिए तैयार हैं? बड़ा बड़ा सभा करने के लिए तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो साथियों यहां से मेरा काम खत्म और आप लोगों का काम शुरू होता है।